विंग ईलिंग टाउन की तरफ जा रहा था और उसके पीछे पीछे वो ब्लैक सोल उसका पीछा कर रहा था। विंग इस तरह से चल रहा था जैसे कि वो अपने सेंसेस में ही ना हो। विंग उस पोशन जो कि उस ब्लैक सोल ने उसे दिया था उसके प्रभाव में था, मतलब उस पोशन ने उसके ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उस ब्लैक सोल ने उस पोशन को विंग ने शाम को जो चाय पी थी उसमें ऐड कर दिया था और फिर विंग ने वो चाय पी ली थी और इस बार उस पोशन ने अपना असर विंग पर दिखाया था। विंग फाइनली ईलिंग टाउन पहुंच गया। ईलिंग टाउन के रास्ते में उसने बहुत सारी डेड आर्मी का सामना किया, उनसे लड़ाई करी और उसने कई सारों को मार दिया। एक जगह पर कई सारे कॉर्प्सेस यानी कि डेड बॉडीज़ जो थी ना, उन्होंने विंग को सराउंड कर लिया। विंग बहुत कोशिश कर रहा था उनसे लड़ने की और वो ब्लैक सोल थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। तभी अचानक से वेन ज़ूलियो विंग के सामने आ गया और उसने विंग के स्टमक पर बहुत तेज़ी से मारा, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट फ्लैश हुई। वाइट बनी चिल्लाया, नहीं। विंग अपने होशो हवास खो बैठा था जब उसने अपना गोल्डन कोर लूज़ कर दिया। ब्लैक स्मोक वेन ज़ूलियो के इर्द गिर्द अपीयर हो गई और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। विंग ज़मीन पर गिर गया। उस वाइट बनी ने वो ब्लैक और रेड स्टोन विंग की तरफ फेंका, लेकिन इससे पहले कि वो ब्लैक और रेड स्टोन विंग को छू पाता, विंग वहाँ से डिसअपीयर हो गया, मतलब वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर वो वाइट बनी शॉक्ड हो गया। वाइट बनी बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। विंग ने कुछ टाइम बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने अपने इर्द गिर्द देखा। वो एक डार्क प्लेस में था जहाँ पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। उसने उठने की कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार वो अपना पेट पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। विंग को याद आया कि क्या कुछ हुआ था उसके साथ। फिर वो धीरे धीरे हिम्मत करके उठा। जिस रूम में वो बंद था, मतलब जिस रूम में उसे रखा गया था, वहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं था। वहाँ पर बस एक छोटी सी खिड़की थी, लेकिन वो भी बहुत ऊंचाई पर थी। विंग ने सोचा, ये मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है। वो तेज़ आवाज़ में बोला, हे, कोई है? मैं कहाँ पर हूँ? क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? वो तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं मिला। विंग ने बाहर जाने की कोशिश करी, पर सब व्यर्थ में चला गया। कुछ टाइम बाद रूम की जो दीवार थी उस पर एक ब्लैक होल अपीयर हुआ और उसमें से एक लेडी अंदर आई। लेडी ने स्मर्क किया जब उसने विंग को देखा। विंग ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ये कौन सी जगह है? शाओरोंग ने अपने लॉन्ग नेल्स को मतलब एडोर करते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है वेवूशियन, तुम्हें जल्दी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सुनकर विंग ने गुस्से में कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ईलिंग खतरे में है, मुझे वहाँ जाना है। शाओरोंग ने कहा, ओह, ईलिंग खतरे में है और तुम मदद करना चाहते हो, लेकिन शायद तुम भूल चुके हो कि तुमने अपना गोल्डन कोर लूज़ कर दिया है ना? क्या तुम्हें याद नहीं है? बोलो बोलो। विंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। शाओरोंग बोली, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये सब तो एक प्लान था तुम्हें यहाँ तक लाने का। मैं तुम्हारे गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, जिससे कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं और अपना बदला ले सकूं। विंग ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने शाओरोंग पर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन शाओरोंग ने अपने ब्लैक मैजिक को यूज़ करके विंग के हाथों को कैद कर दिया। विंग अब दीवार में फंस गया था। उसके हाथ पैर ब्लैक स्मोक से बंधे हुए थे। विंग अपनी जगह पर से मूव तक नहीं कर पा रहा था। विंग तेज आवाज़ में चिल्लाया, मुझे अभी क्या भी जाने दो, तुम ईवल विच कहीं की, मैं तुमसे निपट लूँगा, बस एक बार मुझे छोड़ो तो, मुझे आज़ाद तो होने दो। ये सुनकर शाओरोंग बहुत तेज़ आवाज़ में हंसी और उसने ऐसे हंसा जैसे कि वो विंग की बातों पर ध्यान ही न दे रही हो, और फिर उसने कुछ स्पेल को बोलना शुरू कर दिया।
उसके बाद उसने कुछ ब्लैक और रेड मैजिक विंग की तरफ भेजा। विंग चिल्लाया जब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसकी बॉडी से हिट हुई। आधे घंटे तक शाओरोंग लगातार उस मैजिक को विंग की बॉडी में भेजती रही और फिर वो रुक गई। वो मुस्कुरा रही थी। विंग का सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो रिसीव कर चुका था। कुछ टाइम बाद उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें अब नॉर्मल नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लड रेड कलर की हो गई थी और उसके फेस पर एक इवल स्माइल थी। इधर लान पैलेस में हर कोई विंग के लिए बहुत चिंतित था क्योंकि विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। पूरा एक हफ्ता बीत चुका था विंग को गायब हुए। वांग जी तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो प्रे कर रहा था विंग जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो और सही से हो। इस एक हफ्ते में शिचेन ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो विंग को हर जगह ढूंढें, लेकिन किसी को भी कोई सफलता नहीं मिली। जेंग चेंग, यानली, जियांग फेंग मियान ये सभी लैंड क्लैन में आ गए थे। मैडम यू साथ में नहीं आई क्योंकि वो विंग के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। जियांग कल्टिवेटर्स भी विंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। यानली बहुत परेशान थी, वो रो रही थी। चेंग अपनी शीजे को, अपने सिस्टर को समझाने की कोशिश करने लगा। चेंग खुद से भी बहुत ज़्यादा चिंतित था विंग के लिए। जियांग्स और लैंस एक हॉल में बैठे हुए थे। वो विंग के बारे में सोच रहे थे। वांग जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और चिंतित भी था। वो विंग को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, लेकिन कोई भी उसे अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि चंद्र ग्रहण नज़दीक जो था वो वांग जी को कुछ भी नहीं होने दे सकते थे। कुछ टाइम बाद एक सोल्जर वहाँ भागते हुए आया और हर कोई उस सोल्जर को देखने लगा। सोल्जर ने बोला, ग्रैंड मास्टर लैन, एम्परर लैनर फुरन वापस आ गए हैं। ये सुनकर हॉल में जितने भी लोग थे वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वांग जी जल्दी से हॉल के बाहर गया और पीछे पीछे उसके सभी लोग भी चले गए। लैंस और जियांग्स पैलेस के एंट्रेंस पर आ गए। उन्होंने देखा कि विंग एंट्रेंस पर खड़ा हुआ था और उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वांग जी ने विंग का नाम पुकारा, जिसकी वजह से विंग थोड़ा सा अलर्ट हो गया। विंग की आईज़ बिल्कुल रेड हो चुकी थी कुछ सेकंड के लिए और फिर से वो नॉर्मल सा हो गया। वो पीछे कर मुड़ा और उसने उन सभी की ओर देखकर जैसे कि वो स्माइल करता था वैसे ही स्माइल किया। यानली जल्दी से दौड़कर विंग के पास गई और उसने उसको हक कर लिया। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। विंग ने अपनी सिस्टर की पीठ को सहलाते हुए कहा, शीजे आप क्यों रो रही हो? मैं तो ठीक हूँ, देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग यानली से थोड़ा सा दूर हुआ। उसने अपने आप को चारों तरफ से यानली को दिखाया और कहा, देखिए ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानली आंसू भरी आंखों से विंग की ओर देख रही थी। तभी जियांग चेंग विंग की ओर आया। उसने विंग को हक कर लिया और बोला, वे वो शियन, तुम कहाँ थे इतने दिन से? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि हम सब कितना चिंतित थे तुम्हारे लिए? ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए बोला, चेंग ये क्लाउड रिसेस है, तुम्हें यहाँ पर कर्स नहीं करना चाहिए, मतलब कि उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इसके बाद जियांग चेंग विंग से थोड़ा सा अलग हुआ। उसने विंग के हाथ पर एक मारा और जिसकी वजह से विंग बोला, आउच। एक के बाद एक विंग वहाँ पर मौजूद सबसे मिला। वांग जी से मिलने के बाद विंग की आंखें बस एक सेकंड के लिए अपना रंग बदल लेती हैं, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। सबने विंग से पूछा कि वो कहाँ था, लेकिन विंग ने किसी को भी सच नहीं बताया। बस उसने इतना कहा कि वो बस गोसू से चुपचाप बाहर निकल गया था और ईलिंग की तरफ गया था। जिसके बाद उसने कुछ डेड आदमी से मुकाबला, उन सब से युद्ध करने के बाद वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था और उसने अपने होशो आवाज़ खो दिए थे। वो काफ़ी दिन तक बेहोश था, लेकिन ईलिंग के लोगों ने उसे बचा लिया और आज ही वो होश में वापस आया था। विंग ने ये सब झूठे की स्माइल के साथ कहा था। जियांग फेंग मियान लान चिलियन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे ये सच जानकर कि विंग रात में चुपचाप गुस्सों से बाहर निकल गया था। फेंग मियान ने विंग को स्ट्रिक्टली मना किया कि आज के बाद वो फिर कभी ऐसे बाहर नहीं जाएगा। विंग ने ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। फेंग मियान बोले, आशियान अब से तुम इस तरह की लापरवाही मत करना, ठीक है? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया होता तो हम सब क्या करते?
विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। ये सुनकर लांचीलेन बोले, वेवूशियन तुम्हें इसका पनिशमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि तुम क्लाउड रिसर्च से बिना किसी को बताए और बिना किसी से पूछे ही बाहर निकल गए। विंग ने सोचा, ये ओल्ड मैन, मुझे इससे बहुत नफरत है। उसने बस हाँ मैं अपना सिर हिला दिया। उस समय शिचन को महसूस हुआ कि विंग के बिहेवियर में कुछ बदलाव सा था। उसने वांग जी की ओर देखा जो चुपचाप एक जगह पर कुछ दूरी पर विंग से खड़ा हुआ था। इसके बाद वो सब पहले से वापस आ गए। विंग वांग जी के साथ चल रहा था और बाकी सभी लोग उनके आगे चल रहे थे। विंग ने स्मग करते हुए सोचा, अपने दिन गिनना शुरू कर दो तुम लेंस, बहुत जल्द तुम सब खत्म होने वाले हो। जियांग फैमिली ने अपना पूरा दिन विंग के साथ बिताया। वो इस बात को शो करना चाहते थे कि विंग बिल्कुल ठीक है, और लेकिन अब वैंग मियान ने इस बात को नोटिस किया कि विंग के पास एक ब्लैक फ्लूट थी। उन्होंने पूछा, आइंग तुम्हें ये फ्लूट यानी कि बांसुरी कहाँ से मिली और तुम्हारी तलवार कहाँ पर है? ये सुनकर विंग ने बहुत शांत स्वभाव से कहा, ये फ्लूट मेरा स्पिरिचुअल वेपन है और मेरी तलवार वो मेरे पाउच में है। जियांग चेंग ने तभी तेज़ आवाज़ में पूछा, वेवूशियन तुमने अपनी तलवार को पाउच में क्यों रखा हुआ है? क्या तुम उसका यूज़ नहीं करोगे? विंग ने बहुत काम वे में कहा, जियांग चेंग शांत हो जाओ, मेरे पास मेरी तलवार है ना, मैं उसे यूज़ कर लूँगा जब मैं ख़तरे में होऊंगा। फैंग मियान ने बोला, आइंग ये फ्लूट तुम्हारी स्पेशल वेपन कैसे बन गई और तुम्हें ये कहाँ मिली? और तुम्हें तो अपनी तलवार को कैरी करना चाहिए, ना कि उसे अपने पाउच में रखना चाहिए। ये सुनकर विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है अंकल, ये फ्लूट मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी। सॉरी अंकल, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ इस फ्लूट के बारे में कुछ भी। चेंग ने कहा, क्यों नहीं तुम हमें बता सकते हो वेवूशियन, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? यानली बोली, चेंग आशियान हमें बता देगा ना जब उसका मन होगा, है ना आशियान? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ सीजे, मैं आप सबको एक दिन ज़रूर बता दूंगा। चेंग ने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, ठीक है। अब जियांग फैंग मियान भी बिल्कुल चुप थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। यानली ने कहा, आशियान तुम्हारी इस फ्लूट का क्या नाम है? तो विंग बोला, इस फ्लूट का नाम है चेनशिंग। यानली ने स्माइल करते हुए कहा, यह तो काफ़ी अच्छा नेम है। यानली ने बहुत प्यार से विंग के चेहरे को छुआ और ये देखकर विंग स्माइल करने लगा। ला शिचन थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ विंग को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे विंग के स्वभाव में काफ़ी सारे चेंजेस महसूस हुए। विंग एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक्ट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से ये चीज़ नहीं कर पा रहा था। उसका ये बिहेवियर काफ़ी कुछ बदला सा था। विंग ने उन सभी बनीज़ को जियांग चेंग और यानली को दिखाया, लेकिन यानली को विंग की आंखों में पहले की जैसी चमक नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल डल थीं, जैसे कि उनमें जान ही ना हो। इसके बाद जियांग फैमिली शाम के टाइम युनमेंग में वापस चली गई। विंग उन सबको बाय बोल रहा था। उसने यानली को हक कर लिया। यानली ने भी महसूस किया कि विंग का बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि शायद विंग थका हुआ है और वो कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। विंग ने एज़ यूजुअल जियांग चेंग को परेशान किया। चेंग ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, हे विंग अपना ध्यान रखना, लेकिन उसने विंग की टीजिंग को ज़्यादा कुछ दिल पे नहीं लिया। जियांग फैमिली वहाँ से चली गई। अब विंग जिंगशी की ओर जाने लगा। लांचीलेन ने शिचन को रोका और वांग जी को भी रोका, क्योंकि उन्हें ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ बात करनी थी। इधर विंग जिंगशी की ओर चलता चला जा रहा था। तभी उसने अपने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई आसपास है तो नहीं उसके, और जब उसने देखा कि कोई भी नहीं था तो वो जिंगशी में जाने की जगह दूसरी डायरेक्शन में चला गया। वो उस माउंटेन की तरफ चला गया जिसके बारे में वांग जी ने उसे बताया था। विंग ने कुछ स्पेल करी, जिसके बाद एक ब्लैक होल अपीयर हो गया और विंग उसके अंदर एंटर हो गया। उसके फेस पर एक इविल स्माइल थी। विंग जब एंटर हो गया तो वह ब्लैक होल गायब हो गया। एक ऐसी जगह जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड से काफ़ी दूरी पर थी, वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी और उस जगह पर एक ब्यूटीफुल सा बनी आया।
इस जगह पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वहाँ पर कई तरह के फूल थे जो शायद ही कभी किसी ने देखे हों। वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ भी थे जिन पर डिलीशियस फ्रूट्स लगे हुए थे, और वहाँ पर नदी भी बह रही थी। वो वाइट बनी एक डायरेक्शन में जाने लगा। वहाँ पर एक छोटी सी सुरंग टाइप की थी और वो बनी उस सुरंग में एंटर हो गया और फिर वो सुरंग से बाहर आ गया। वो एक ऐसी जगह पर अब पहुँच चुका था जहाँ पर सब कुछ ऑरेंज कलर का था। ग्रास, ट्रीज़, फ्लावर्स, वाटर, हर चीज़ वहाँ पर ऑरेंज कलर की थी। उस जगह के बीचों बीच एक एल्डर लेडी खड़ी हुई थी। वो बनी उस लेडी की तरफ गया और वो बोला, ग्रैंड मास्टर वे वुशियान। वो एल्डर लेडी ने तभी बनी को रोकते हुए कहा, वो ठीक है। ये सुनते ही बनी शॉकिंग वे में उस एल्डर लेडी की ओर देखते हुए बोला, आप ही ऐसे कैसे बोल सकती हो कि वो ठीक है? वो ब्लैक मैजिक के प्रभाव में है, यहाँ तक कि मैं भी उसके करीब नहीं जा सकता हूँ। मैंने उसके करीब जाने की आज कोशिश करी, लेकिन मैं उसके करीब नहीं पहुँच सका। मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा मिला। ये सब क्या है? लेडी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस दिन तुमने इमॉर्टल वर्ल्ड को ना छोड़ा होता तो शायद तुम्हें इस सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती। बनी उदास हो गया और बोला, लेकिन मैं उसके पास जाना चाहता था। मैं उसे सच में बहुत प्यार करता था। आई एम सॉरी। ये सुनकर एल्डर लेडी बोली, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब छोड़ दो। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। वो ईवल विच शाओरोंग, उसने बहुत अच्छा काम किया है वे वुशियान को पजेस करके। ये सुनकर बनी शॉक्ड हो गया और वो बोला, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये तो वे वुशियान के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, वो उसे नुकसान पहुंचाएगी। आप मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं उसकी हेल्प कर सकूं। मैं उसे इतने दर्द में नहीं देख सकता हूँ। एल्डर लेडी ने स्माइल करते हुए कहा, सिली गर्ल, मेरा मतलब है बनी, तुम मेरा पॉइंट नहीं समझ पा रही हो। मेरा मतलब है कहने का कि शाओरोंग ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इस तरीके से उसने वो सील तोड़ दी है जो कि मैंने वे वुशियान के बचपन में सील करी हुई थी। और ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण के दिन वो सील पूरी तरह से टूट जाएगी और वो दिन शाओरोंग का आखिरी दिन होगा। ये सुनकर वो बनी बोला, वो सील? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये भूल ही गई थी। अब मेरा बेटा उसको पूरी तरह से यूज़ करने में सक्षम है। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर जीतेगा। एल्डर लेडी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मुझे भी अपने ग्रैंड चाइल्ड को पूरी तरह से ग्रो करते हुए देखने का बेसब्री से इंतज़ार है। उस टाइम पर वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से कैपेबल है। और वह शाओरोंग, वो अब मेरे ग्रैंड चाइल्ड को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये सुनकर वो बनी स्माइल करने लगा। वे वुशियान एक डार्क रूम में खड़ा हुआ था और उस रूम में शाओरोंग ऑलरेडी मौजूद थी, जो कि वे वुशियान का वेट कर रही थी। ब्लैक सोल विंग के बाहर से आ गया और जैसे ही उस सोल ने विंग की बॉडी को लेफ्ट किया, विंग फिर से बेहोश हो गया। ब्लैक सोल बोला, माई लेडी, सब कुछ इतना आराम से हो रहा है, लेकिन शाओरोंग बोली, लेकिन क्या? तो ब्लैक सोल बोला, लाशीचैन वे वुशियान को बहुत ध्यान से देख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे वे वुशियान के बिहेवियर में कुछ सस्पिशियस महसूस हो रहा है। शाओरोंग ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहा, वो शिचेन, वो लैन, वो ऐसा क्यों है? मैं सबसे पहले उसे ही मारूंगी। मैं उसका दिल बाहर निकाल लूँगी और फिर उसे अपने लिए रखूँगी। उसने हिम्मत कैसे करी मुझे रिजेक्ट करने की? शाओरोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो ब्लैक स्मोक उसको चारों तरफ से घेरे हुई थी। ब्लैक सोल बोली, माई लेडी, आप ठीक तो हो ना? ये सुनकर शाओरोंग ने खुद को काम डाउन करने की कोशिश करते हुए कहा, शाओरोंग बोली, वापस जाओ। उस ब्लैक सोल ने बो किया और फिर वो विंग की बॉडी को पजेस करने के लिए उसमें एंटर कर गया। विंग ने अपनी आंखें खोली और फिर वो ज़मीन पर से उठ गया। शाओरोंग बोली, वे वुशियान की तरह पूरी तरह से एक्ट करने की कोशिश करो। उस लाशीचैन को बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए, मुझे पता नहीं चलना चाहिए। वो बहुत तेज़ दिमाग का है, समझे?
विंग ने अपना सिर हाँ में लाया और फिर उसने शाओरॉन्ग को वो किया और फिर वो उसी ब्लैक होल से वहाँ से निकल गया। शाओरॉन्ग ने गहरी सांस ली। शाओरॉन्ग उस टाइम के बारे में सोच रही थी जो उसे लांशीचेंग के साथ बिताया था। वांग जी जिंगशी में था। वो विंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। कुछ टाइम बाद जिंगशी का दरवाज़ा ओपन हुआ और विंग अंदर आ गया। विंग ने वांग जी की ओर देखा, लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया और सीधा बाथरूम की ओर चला गया। वांग जी विंग से बात करना चाहता था, तभी उसने बाथरूम का डोर ओपन और क्लोज होते हुए सुना, यानी कि विंग अंदर आ चुका था। वांग जी ने सोचा कि शायद उसे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। कुछ टाइम बाद विंग बाथरूम से बाहर आया। उसने देखा कि वांग जी अभी भी उसी सेम पोजीशन में बैठा हुआ था। विंग ने फिर से वांग जी को इग्नोर कर दिया। विंग ने अपनी जो फ्लूट थी ना, उसको साइड टेबल पर रख दिया और वो अपनी सिर्फ इनर रोब्स में था। वांग जी विंग के करीब आया। उसने विंग के हाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन विंग ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और विंग ने पूछा, सेकंड प्रिंस लैन, आप ये क्या कर रहे हो? वांग जी को अच्छा नहीं लगा था जिस तरह से विंग ने उससे कहा था। वांग जी ने बोला, विंग तुम ठीक तो हो ना? क्या कोई परेशानी है? क्या तुम्हें कहीं दर्द महसूस हो रहा है? तुम कह रहे थे कि तुम्हें चोट लग गई थी जब तुम उन डेड आदमी से लड़ रहे थे। विंग मैं तुमसे कहा था ना कि यहाँ से बाहर मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब आगे से ऐसी लापरवाही मत करना, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था। विंग ने कोल्ड वे में वांग जी की ओर देखा। अगर ये पहले वाला विंग होता ना तो वो वांग जी की ओर देखकर स्माइल करता, लेकिन वो वांग जी को टीज करने लगता। लेकिन ये विंग इसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि विंग तो पजेस्ड था ना उस ब्लैक सोल के द्वारा। वो बोला, मैं ठीक हूँ सेकंड प्रिंस लैन, मैं अब से लापरवाही नहीं करूँगा और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर विंग वांग जी के बगल से निकल गया। उसने बेड की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और बेड पर लेट गया। उसे सोचा, कल वो सर्वेंट से कहेगा कि जिंगशी में एक दूसरा बेड ले आए, क्योंकि वो वांग जी के करीब नहीं रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वांग जी को कुछ ऐसा पता चले जो उसे नहीं पता चलना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करी। वांग जी अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही विंग है जो उसके साथ रहता था। लेकिन फिर उसने सोचा, विंग फिर से नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिनों में। वांग जी ने अपनी आउटर लेयर्स को रिमूव किया। वो सिर्फ अपनी इनर रोब्स में था। वो बेड के करीब आया और वो विंग के बगल में लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद करी। उसने विंग से कोई बात नहीं करी और कुछ टाइम बाद वो दोनों सो गए।